हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल जॉब ज्ञान फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का एक टेस्ट है, ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट नंबर 3 है, इसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं। दोस्तों, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, वहाँ पे हर संडे को एक फ्री टेस्ट होता है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक अपना टेस्ट है जो कि टेस्ट नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्मर का है। तो इस पीडीएफ के अंदर टोटल 25 प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का मैं आपको एक एक करके व्याख्या सहित हल है वो समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अपने जो मतलब इसके अंदर जितने भी अपने टेस्ट है, टेस्ट के अंदर प्रत्येक प्रश्न होता है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया होता है। तो सभी प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों की व्याख्या और उनके आंसर और प्रश्नों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है अपना वितरण ट्रांसफॉर्मर से संबंधित। प्रश्न में पूछा गया है वितरण ट्रांसफॉर्मर सामान्यतः होती है, यानी कि इसने पूछा है कि वितरण ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार से संयोजित होती है। तो यहाँ पे देखिए, ए में इन्होंने दे रखा है स्टार डेल्टा प्रकार, आगे इन्होंने दे रखा है डेल्टा स्टार प्रकार, उसके बाद में डेल्टा डेल्टा प्रकार और उसके बाद में स्टार स्टार प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि वितरण ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जो अपने घरों के पास में लगे होते हैं, जो कॉलोनियों के अंदर लगे होते हैं, वो होते हैं वितरण प्रकार के ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उनकी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा स्टार प्रकार की होती है, यानी कि इनकी प्राइमरी डेल्टा के अंदर होती है और सेकेंडरी होती है वो स्टार के अंदर होती है। अब देखिए, वितरण प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार के अंदर क्यों होती है। घरों के अंदर अपने को अक्सर क्या है कि सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और सिंगल फेज सप्लाई के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है, एक अपने को फेज चाहिए होता है और दूसरा अपने को चाहिए होता है न्यूट्रल। तो क्या होगा कि स्टार संयोजन ही ऐसा संयोजन है जिससे कि अपन न्यूट्रल बिंदु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो इसकी ये वजह है कि सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में रखते हैं ताकि अपन न्यूट्रल उससे प्राप्त करके एक फेज के साथ में सिंगल फेज सप्लाई है वो ले सकें। और दूसरी चीज ये है कि घरों के अंदर जो लोड होता है वो अनबैलेंस लोड होता है। न्यूट्रल अगर रहेगा तो जो लोड होगा वो बैलेंस हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी अनबैलेंस लोड होगा उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से वितरण ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा के अंदर होती है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको स्टार के अंदर रखा जाता है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विभव प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक से भारत में लिया जाने वाला वोल्टेज है। विभव प्रकार का ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे मतलब है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों पीटी, ठीक है। तो पीटी से अपन क्या करेंगे कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उससे भारत में कितना वोल्टेज लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विभव प्रकार का जो पैरामीटर होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, तो उनमें से क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरों की संख्या है वो ज्यादा होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि N2 है ये तो होगा आपका कम और N1 होगा ये होगा ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से विभव ट्रांसफॉर्मर होता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इससे भारत के अंदर 5 वोल्टेज लिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। विभव प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि विभव प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका मतलब ये है कि N2 है ये तो होता है इसका कम और N1 होता है इसका ज्यादा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का जो सबसे पहले दिया है N1 ग्रेटर देन N2। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना जो 4 है उसके अंदर इन्होंने लिखा है करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा रखा जाता है। एक होता है अपना विभव ट्रांसफॉर्मर जिसको अपन बोलते हैं पीटी, और दूसरा अपना होता है करंट ट्रांसफॉर्मर जिसको अपन बोलते हैं सीटी, ठीक है। सीटी का मतलब होता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा रखा जाता है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको हमेशा बंद रखा जाता है। अब देखिए, बंद क्यों रखा जाता है कि अगर इस वाइंडिंग को बंद नहीं रखेंगे ना तो वोल्टेज का मान इतना हाई हो जाएगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग है ये बर्न आउट हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को बंद रखा जाता है, और इसे बंद रखने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसके साथ में अपन क्या करते हैं कि अमीटर को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इससे हमेशा अपन अमीटर को जोड़ के रखते हैं और इसको अपन बंद रखते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है, वायु शीतलन प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं तो उनकी सामान्यतः रेंज कितनी होती है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए अलग अलग विधियां होती है। प्राकृतिक जो वायु शीतलन है, उसके बाद में कृत्रिम वायु शीतलन है।
तेल शीतलन विधियां, अलग अलग विधियां होती है। तो जो वायु शीतलन वाली विधि है इसका प्रयोग है किस रेंज की ट्रांसफार्मर के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले वाला होगा वायु शीतलन वाला जो मेथड है ट्रांसफार्मर का 10 kV से लेकर के 25 kV रेंज ट्रांसफार्मर होती है, उन्हीं के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है। वायु शीतलन, तेल शीतलन, वायु दाब शीतलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तेल शीतलन। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज्यादा जो विधि काम में लेती है वो होती है तेल शीतलन विधि। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना और सभी के आंसर है वो याद रखना आपको। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं। एक अपना ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है ये अपना होता है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, और तीसरा अपना ट्रांसफार्मर होता है वो होता है बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। तो जो कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसकी तो संरचना कुछ इस टाइप से होती है। कोर टाइप की संरचना होती है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की उसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। तो इसके अंदर फ्लक्स को गुजरने के लिए केवल यही एक पाथ होता है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स गुजरने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। लेकिन जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स गुजरने के लिए 2 रास्ते होते हैं। अब 2 क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है ना दोस्तों, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। देखिए इसकी संरचना होती है कुछ इस टाइप से होती है। तो फ्लक्स गुजरने के लिए एक तो ये बाहर वाला रास्ता हो जाएगा, और दूसरा जो रास्ता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच से हो जाएगा, तो यहाँ से भी फ्लक्स गुजरेगा। तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स गुजरने के लिए 2 रास्ते होते हैं। अपना जो तीसरा ट्रांसफार्मर होता है बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स गुजरने के लिए 2 से ज्यादा रास्ते होते हैं। तो तीनों ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बताया, तीनों के बारे में आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर किसी के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान होता है। यानी कि स्टार संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो आपको बताना है। देखिए स्टार संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज जो फेज वोल्टेज होता है उसका √3 गुना होता है, ठीक है। स्टार संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। और दूसरी चीज ये है कि स्टार संयोजन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। दोनों चीजें ध्यान रखना, स्टार संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, और स्टार संयोजन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर ही होती है। और जब अपने डेल्टा संयोजन के केस में आते हैं तो उसके अंदर ये दोनों चीजें उल्टी हो जाती है। वहां पर क्या होगा कि लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और लाइन धारा होगी वो फेज धारा के √3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है अपना, स्टार संयोजन में लाइन धारा का मान होता है। जैसे कि मैं आपको पिछले प्रश्न के अंदर बता चुका हूं, स्टार संयोजन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर ही होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना है 10, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, किस प्रकार के संयोजन वाला ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग अपन न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है वीवी संयोजन। वीवी संयोजन को अपन क्या कि स्कॉट संयोजन भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन है ट्रिशरी वाइंडिंग, अगला ऑप्शन है डेल्टा संयोजन, और इनमें से कोई नहीं है। तो न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो ट्रिशरी वाइंडिंग होती है ना, इसका प्रयोग करते हैं। ट्रिशरी वाइंडिंग किस टाइप की होती है कि देखिए ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होगी जो कि स्टार में जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, और बीच के अंदर क्या होगा कि एक वाइंडिंग होगी ट्रिशरी वाइंडिंग जो कि डेल्टा में जुड़ी हुई होगी। तो 2 स्टार वाली जो वाइंडिंग होती है उनके बीच में एक डेल्टा में वाइंडिंग लगा करके न्यूट्रल बिंदु होता है उसको स्थिर रखने का काम करती है ट्रिशरी वाइंडिंग, ठीक है। और अपन ने जो वीवी संयोजन देखा था, तो वीवी संयोजन क्या करता है कि जो 3 फेज सप्लाई होती है उसको 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए वीवी संयोजन का अपन उपयोग लेते हैं। उसके बारे में आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है ट्रिशरी वाइंडिंग है। तो ट्रिशरी वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्न के अंदर बता दिया कि न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए ट्रिशरी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं।
और उसके बाद में आपका स्कोट संयोजन आ गया तो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि स्कोट संयोजन या फिर वीवी संयोजन का उपयोग करेंगे। और इस प्रकार के जो संयोजन होते हैं ज्यादातर विद्युत भट्टियों के अंदर काम में लेते हैं, जहाँ पे 3 फेज सप्लाई आती है और उसको 2 फेज के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि स्कोट संयोजन या फिर वीवी संयोजन काम में लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग है, जो साधारण ट्रांसफार्मर होते हैं उसी हिसाब से इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग नहीं होती। और एक वाइंडिंग से ही जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको टेप करके निकाला जाता है। चलिए अगला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों यहाँ पे कि 20 केवीए के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर लोह हानियां हुआ आपकी 300 वाट और ताम्र हानियां हुआ 200 वाट। तो बताइए कि अधिकतम दक्षता की स्थिति में कुल हानियों का मान कितना होगा। एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो लोह हानियां होती है ना वो तो स्थिर रहती है चाहे लोड कितना भी हो, ठीक है। तो फुल लोड पर जो लोह हानियां 200 वाट है तो ये आपकी अधिकतम दक्षता की स्थिति में भी 200 वाट ही रहेगी, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन किस में होगा, केवल और केवल आपकी जो ताम्र हानियां होती है उसके अंदर होती है। अपन ने देखा है कि अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है। अधिकतम दक्षता की शर्त ये होती है कि जो लोह हानियां है और ताम्र हानियां वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो लोह हानियां, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं है, लोह हानियां उनका मान है 300 वाट, ठीक है। और अधिकतम दक्षता की स्थिति में ताम्र हानियां भी लोह हानियों के बराबर ही हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 वाट तो हो गई आपकी लोह हानियां और लोह हानियों के बराबर ही होगी अपनी ताम्र हानियां। तो 300 + 300 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ए वाला जो 600 यहाँ पे दे रखा है तो 600 वाट हो जाएगी। तो अगला अपना प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। एक ट्रांसफार्मर में 3/4 भार पर ताम्र हानियां 8100 वाट है, तो बताइए पूर्ण भार पर ताम्र हानियां कितनी होगी। दोस्तों काफी बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे वो इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक इनका फॉर्मूला होता है x भार पे ताम्र हानियां बराबर x की पावर 2 × पूर्ण भार पर ताम्र हानियां, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपना देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी, x भार पर ताम्र हानियां ना, इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपना x की पावर 2 × पूर्ण भार पर ताम्र हानियां, पूर्ण भार पर ताम्र हानियां। तो x भार है तो x भार पे देखिए कितनी हानि है, x भार पे यहाँ पे 8100 वाट, ठीक है, बराबर x की पावर 2 का मतलब है कि यहाँ पे अपन करेंगे 3/4 की पावर है वो 2 कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा अपना पूर्ण भार पर ताम्र हानियां, पूर्ण भार पर ताम्र हानियां, ठीक है। तो अब अपन ज्ञात क्या करना है कि पूर्ण भार पे ताम्र हानियां, यही तो अपने को ज्ञात करनी है। तो ये अपन ज्ञात करेंगे, देखिए पूर्ण भार पर अपन ताम्र हानियां ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8100, ठीक है, 8100 बट्टे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो यहाँ पे ये बट्टे में आएगा तो दोनों चीजें उल्टी हो जाएगी। 3 की पावर है ये 2 करेंगे तो अपन 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 4 की पावर 2 है वो 16 हो जाएगी जो कि ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसको अपन जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 1440 वाट है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझना, x भार पे ताम्र हानियां ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x की पावर 2 × पूर्ण भार पे ताम्र हानियां। जब पूर्ण भार पे ताम्र हानियां अपने को ज्ञात करनी है तो पूर्ण भार पे ताम्र हमने ज्ञात करेंगे तो 8100 × ये जो चीज है यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो बट्टे में आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 4 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी, 16 आ जाएगा और 3 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर अपन इस हिसाब से निकाल सकेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा है, लघु परिपथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को लघु परिपथ करती है। एक अपना टेस्ट होता है लघु परिपथ परीक्षण होता है ट्रांसफार्मर पे, और दूसरा होता है अपना ओपन सर्किट टेस्ट, खुला परिपथ परीक्षण। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा लघु परिपथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को लघु परिपथ करती है, तो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसी को अपन लघु परिपथ करते हैं। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, लघु परिपथ परीक्षण के माध्यम से अपन ज्ञात करते हैं ताम्र हानियां, ताम्र हानियां ज्ञात करती है। ताम्र हानियां लोड धारा पे निर्भर करती है। ताम्र हानियां किस पे निर्भर करती है, लोड धारा पे निर्भर करती है। तो लोड धारा है ना, तो अपने को क्या करना है कि लोड धारा होगी वो रेटेड धारा के बराबर होनी चाहिए, ये अपने ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि निम्न वोल्टेज साइड होगा, वहां पे अपना क्या है करंट का मान ज्यादा होगा, जिससे कि रेटेड धारा आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपन लघु परिपथ परीक्षण है वो निम्न वोल्टेज साइड में कर लेंगे, और इनकी जो हाई वोल्टेज साइड है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अमीटर लगा देंगे। अमीटर हाई वोल्टेज साइड में लगाएंगे तो हाई वोल्टेज साइड में करंट का मान कम होगा, जिसकी वजह से कम रेटिंग का जो अमीटर होगा उसको भी अपन काम में ले सकेंगे और टेस्ट का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो लघु परिपथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर की निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को अपन क्या करेंगे, लघु परिपथ करेंगे।
अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों कि 20 केवीए के ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड पर लौह हानियां 500 वाट है और ताम्र हानियां 6400 वाट है, तो बताइए अर्ध पूर्ण लोड पर लौह हानियां और ताम्र हानियां कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्होंने बता रखा है पूर्ण लोड पे लौह हानियां 500 वाट है। ठीक है, और लौह हानियां वो अर्ध पूर्ण भार पे भी बराबर ही रहेगी, क्योंकि लौह हानियां होती है वो स्थिर होती है, तो आपकी 500 वाट है ये तो हो जाएगी स्थिर। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने पूछी है कि अर्ध पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां कितनी होगी, ये अपने को अब याद करना है। अर्ध पूर्ण भार पे अपन ताम्र हानियां ज्ञात करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर देखिए x की पावर 2 यानी कि पूर्ण लोड, अर्ध पूर्ण लोड का मतलब हो गया अपना 1/2। ठीक है, 1/2 की अपन पावर कर देंगे 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और पूर्ण भार पर जो अपनी ताम्र हानियां उनका मान इन्होंने दे रखा है 6400। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अर्ध पूर्ण भार पे जो हानियां अपनी इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। तो जब अपन क्या करेंगे कि 6400 बट्टे अपन 4 कर देंगे ना, 6400 बट्टे 4 करेंगे तो इसका आ जाएगा अपना 1600। तो 1600 वाट अपनी ताम्र हानियां हो जाएगी और जो लौह हानियां वो फिक्स रहेगी 500 वाट। तो इस हिसाब से राइट आंसर इसका वो पहले वाला आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक और प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात को क्या कहेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उनके अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होते हैं उनका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसको अपन बोलते हैं रूपांतरण अनुपात। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के अनुपात को भी अपन रूपांतरण अनुपात बोलेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी के जो टर्न्स की संख्या होती है उनके अनुपात को भी अपन रूपांतरण अनुपात ही बोलेंगे। और रूपांतरण अनुपात को सामान्यतः के से दर्शाया जाता है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात यानी कि के का मान कितना होता है, तो उस कंडीशन में ऑटो ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात भी एक ही होता है, ध्यान रखना। अगला जो आपका प्रश्न है, यदि एक 11000 वोल्टेज ओब्लिक 400 वोल्टेज, इसका मतलब ये कि प्राइमरी 11000 वोल्टेज है और सेकेंडरी है वो ट्रांसफार्मर की 400 वोल्टेज है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या वो 50 है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का मतलब है कि P2 इन्होंने बता रखा है। प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है तो P1 अपने को ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कि वोल्टेज यानी कि अपना जो प्राइमरी के अंदर जो वोल्टेज, सेकेंडरी का जो अपना वोल्टेज होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज, ये जो रेशियो होता है ये अपने फेरों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि N2 ठीक है बट्टे N1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से P हटा देना, इनकी जगह N मान लेना, आसान रहेगा ना, क्योंकि हर जगह अपन टर्न्स को N से बताते हैं। E2 की वैल्यू अपनी 400 हो जाएगी, E1 की वैल्यू 11000 हो जाएगी, N2 की वैल्यू यहाँ पे 50 दे रखी है तो N1 की वैल्यू इस हिसाब से अपन ज्ञात कर पाएंगे, तो 1375 फिर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो अपना प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर 500 केवीए तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का है, जबकि दूसरा ट्रांसफार्मर 500 केवीए और 60 हर्ट्ज आवृत्ति का, तो बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में छोटा होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग दोनों की बराबर ही है, केवल और केवल अंतर है आवृत्ति का। तो ध्यान रखना, जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ज़्यादा होगी, रेटिंग अगर समान रहेगी, तो जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ज़्यादा होगी वही ट्रांसफार्मर साइज के अंदर छोटा होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर है वो आकार में छोटा होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19 है, पहाड़ी तथा रेगिस्तानी एरिया में जहां पर अर्थ नहीं लगाया जा सके वहां पर काम में लेते हैं। तो अर्थ लगाना अगर पॉसिबल नहीं होगा ना तो इंटर स्टार कनेक्शन ले लेंगे, जो कि लोड को बैलेंस कर देगा। अगला जो अपना प्रश्न है, ओपन डेल्टा संयोजन ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग डेल्टा डेल्टा संयोजन की तुलना में कितनी होती है। तो ओपन डेल्टा संयोजन के अंदर क्या होता है कि डेल्टा की जो एक वाइंडिंग होती है ना वो खुली रहती है, यानी कि इस साइड वाली जो एक वाइंडिंग है मान लीजिए कि ओपन है, तो ये हो गया अपना ओपन डेल्टा, क्योंकि अपना जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो एक वाइंडिंग खोलेंगे तो ये बन जाएगा अपना ओपन डेल्टा। तो ओपन डेल्टा होता है वो कि डेल्टा डेल्टा संयोजन की तुलना में इसकी पावर रेटिंग होती है वो 58% होती है। चलिए ध्यान रखना इसका भी। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, 10 केवीए एकल कला ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर लौह हानियां 250 वाट है और ताम्र हानियां 1000 वाट है। ये तो अपनी पूर्ण भार पे। तो बताइए अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग कितनी होगी। तो अपनी को देखिए, अधिकतम दक्षता के केस में केवी रेटिंग ज्ञात करनी हो मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में,
मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में केवी रेटिंग ज्ञात करनी हो तो पूर्ण भार पे जो केवी रेटिंग है ये इनटू अपन क्या करेंगे कि लोहे हानियां ऊपर लिख देंगे, यानी कि 250 वाट और नीचे आ जाएगी अपनी ताम्र हानियां। तो इस फॉर्मूले से अपन ये निकालेंगे तो अपना जो राइट आंसर होगा 5 केवी आ जाएगा। यानी कि अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर की अपन केवी रेटिंग निकालेंगे तो जो पूर्ण भार पे जो केवी रेटिंग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट में रखेंगे लोहे हानियां, बट्टे में रखेंगे अपन जो ताम्र हानियां। इस हिसाब से अपन राइट आंसर इसका 5 केवी आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, खुला परिपथ परीक्षण में ट्रांसफॉर्मर की किस वाइंडिंग को खुला रखा जाता है। खुला परिपथ परीक्षण सबसे पहले देखिए करते क्यों है। खुला परिपथ परीक्षण है वो लोह हानियां ज्ञात करने के लिए करते हैं। लघु परिपथ परीक्षण है वो ताम्र हानियां ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो खुला परिपथ परीक्षण में ट्रांसफॉर्मर की किस वाइंडिंग को खुला रखा जाता है, तो हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग होती है उसको खुला रखा जाता है। क्योंकि ताम्र हानियां अपने को ज्ञात करनी है तो इसके लिए वोल्टेज का मान रेटेड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, और रेटेड वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज साइड के अंदर टेस्ट करेंगे तो रेटेड वोल्टेज अपने को जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपना जो परीक्षण है ये तो करेंगे अपन हाई वोल्टेज साइड में, और जो लो वोल्टेज साइड है उधर अपन एमीटर लगा देंगे टेस्टिंग करने के लिए। तो लो वोल्टेज साइड के अंदर अपन क्या करेंगे कि कम रेटिंग का जो अपना जो वोल्ट मीटर है, सॉरी एमीटर नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर होगा, वो कम रेटिंग का वोल्ट मीटर लगा पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो टेस्ट है इसका खर्चा भी कम हो जाएगा। तो खुला परिपथ परीक्षण में ट्रांसफॉर्मर की उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को अपन खुला परिपथ करते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, किसी ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है। तो ये तो आपको पता होगा, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, यानी कि लोहे हानियां है वो ताम्र हानियों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, एयर ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के लिए अपन उपयोग करते हैं। तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ये जो कूलिंग का एक प्रकार है, तो जो 5500 केवी है इससे बड़ी क्षमता वाले जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न है अपना, टीजे ट्रांसफॉर्मर में फेरों की संख्या मुख्य ट्रांसफॉर्मर में फेरों की संख्या का कितना % होती है। टीजे ट्रांसफॉर्मर और मुख्य ट्रांसफॉर्मर, देखिए अपना जो वीवी संयोजन होता है जिसको अपन स्कॉट संयोजन भी बोलते हैं, जो कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के काम आता है। उसमें 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पहला जो अपना होता है मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है अपना टीजे ट्रांसफॉर्मर। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं वीवी संयोजन के अंदर दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है उसका नाम क्या है, तो वो होता है अपना टीजे ट्रांसफॉर्मर। और इस टीजे ट्रांसफॉर्मर के अंदर मुख्य ट्रांसफॉर्मर का 56.6% फेरों की संख्या होती है, यानी कि मुख्य ट्रांसफॉर्मर के बराबर फेरों की संख्या नहीं रखते। टीजर ट्रांसफॉर्मर के अंदर फेरों की संख्या कम रखते हैं और मुख्य ट्रांसफॉर्मर में जितने फेरे होते हैं उनका 56.6% रखते हैं। तो आज की पीडीएफ के अंदर टोटल 25 प्रश्न थे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इनका जो सॉल्यूशन है ये भी इस पीडीएफ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जो टेस्ट है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ये टेस्ट सीरीज आप आसानी से देख पाओगे विद सॉल्यूशन। सारे के सारे प्रश्न इसके अंदर रहने वाले। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपने ये वीडियो देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद।